नमस्कार दोस्तों, चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। देखो, इंग्लिश के अंदर एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें कहा जाता है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। कहने का मतलब है कि जब राहें मुश्किल हो तो मंजिल आसान हो जाया करती है। ठीक है, कहने का मतलब जब डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक्शन करते हैं, एक्शन अप्लाई करते हैं और बेशक रिजल्ट भी वहां पे आया करता है। ठीक है, तो लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स का होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बेशक स्ट्रॉन्ग पर्सन्स ही एफर्ट्स लगाते हैं, ज्यादातर जो पर्सन्स होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर वो तो एफर्टलेस होते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे पर्सन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, वो बेशक एक्शन अप्लाई करते हैं और रिजल्ट भी आया करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी बेशक यही चाहूंगा कि लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहें और टफ सिचुएशंस आएंगी, लगातार आएंगी, एक के बाद और ज्यादा जो है टफ सिचुएशंस आएंगी, लेकिन अपने जो झील है, जो आपका जोश है, उमंग है, उसको हमेशा बनाए रखें और उसी के बेस पे अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाएं। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम बात करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रेपोजिशन के काफी सारे लेक्चर्स आप लोगों के सामने बैक टू बैक आएंगे। ठीक है, अब देखो, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं तो मुझे नहीं लगता कि प्रेपोजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रेपोजिशन से टिपिकल चैप्टर कोई होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है भाई काफी वास्ट है, काफी सारी जो है यहाँ पे काफी सारी वेरिएशंस हैं, काफी सारे केसेस हैं और अपने आप में बहुत डीप चैप्टर ये रहा करता है। तो अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चैप्टर को लेके अच्छी खासे प्रॉब्लम में रहा करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आप लोगों के सामने। ठीक है, और इस चैप्टर को मैं कम से कम आप लोगों के लिए टीच करने वाला हूं 20 to 25 आवर्स। ठीक है, 20 से 25 घंटे ये चैप्टर आप लोगों के सामने चलेगा रहेगा। तो कंडीशन यही है कि बराबर आप जो है ये वीडियो जो है देखते रहें, सारी की सारी अच्छे से आप नोट्स बनाएं और फिर उन्हीं को प्रैक्टिस में लेके आएं। ठीक है, हर एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो प्रेपोजिशन को कवर करेंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप बेशक तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को समझना और देखना है। ठीक है, एक जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया है एडजेक्टिव, वो भी काफी अच्छा चैप्टर है अपने आप में और प्रेपोजिशन भी काफी लॉजिकल और काफी टेक्निकल चैप्टर बना करता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इवन मैं ये कहता हूं कि जो सीजीएल मेंस होता है, सीपीओ मेंस होता है, डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, ये चैप्टर बहुत आपका जो है आपके डायरेक्शन को तय करता है। ठीक है, तो काफी डिटेल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि यदि आप प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पे आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर से। सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट्स की हम बात करें तो आपको पता होगा एक पोर्शन आपका बनता है फाइंडिंग एरर करके, राइट, फाइंडिंग एरर, जिसमें होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस को एग्जामिनर के द्वारा 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, स्लैश का यूज करके ABCDE करके 4 या 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। किसी एक पार्ट में प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई ना कोई एरर होती है, उसी एरर के पार्ट को आप लोगों ने जो है अपना ऑप्शन बनाना होता है, अपना आंसर बनाना होता है। इस तरीके से फाइंडिंग एरर से रिलेटेड आप
प्रेपोजिशंस पर बेस्ड फाइंडिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये जो पार्ट बनता है आपका, ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम के अंदर, इस पार्ट में क्या होता है कि सेंटेंस के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एग्जामिनर के द्वारा अंडरलाइन कर दिया जाता है, और क्योंकि हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस अंडरलाइंड पार्ट में प्रेपोजिशन की कोई ना कोई एरर आपको दे रखी होती है। गिवन ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शंस में से आपको यह देखना होता है कि अंडरलाइंड पार्ट में क्या प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई एरर है, तो उसी ऑप्शन को आप लोग अपना आंसर बना लिया करते हैं। तो फाइंडिंग एरर से रिलेटेड जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी बना करते हैं। हर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी एग्जाम जो है इससे जो है बाहर नहीं है, हर एग्जाम के हम यहां पे बात कर रहे हैं। थर्ड देखो, आप लोगों ने यह भी सुना होगा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक ये जो पोर्शन होता है, यहां से भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बना करते हैं, और प्रेपोजिशन चैप्टर फिल इन द ब्लैंक के लिए भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो यहां से भी आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, कोई ब्लैंक दे दिया जाता है, जिस ब्लैंक में कोई ना कोई प्रेपोजिशन आपको फिल करनी होती है, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन आप देखते हो कि उस सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन बेस्ट अप्रोप्रिएट है, उसी को आप आंसर करके गिवन ऑप्शंस में से सेंटेंस को ओके कर दिया करते हो, राइट। तो ये तो हो गया ग्रामेटिकल सेक्शन, जहां से आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। होते भी ये 3 ही सेगमेंट्स हैं, इन तीनों से आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो, उसके बाद हम यदि चेक करें तो आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में आपका एक पोर्शन बनता है ये क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस, या फिर मैं बात करूं बैंकिंग में फिलर्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। डिफेंस के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। आप में से कोई भी इसकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि क्लोज टेस्ट और फिलर्स क्या होते हैं। यह भी एक तरीके का मिनी पैसेज होता है, छोटा पैसेज होता है जिसमें कुछ ब्लैंक गिवन कर दिए जाते हैं। मिनी पैसेज में 5 to 7 या 10 क्वेश्चंस जो है ब्लैंक दे दिए जाते हैं, और जो क्लोज टेस्ट में ब्लैंक होता है उसमें भी ऐसा देखा जाता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड गिवन ऑप्शंस में से किसी एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिल करके आपने अपना आंसर बनाना होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्लोज टेस्ट में भी क्वेश्चन बना करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको आप सिंपली PQRS के नाम से भी जान लेते हैं, जिसको आप पैराजंबल्ड के नाम से भी जान लेते हैं। तो सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस और आपके बैंकिंग वगैरह में, और डिफेंस की मैं बात करूं तो सीडीएस के एग्जाम में तो यहां से 30 to 35 क्वेश्चंस आपके बना करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत ज्यादा बेस्ड होता है प्रेपोजिशन बेस्ड। प्रेपोजिशन आपको एक से एक ऐसा क्लू बताएगी जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन के बाद में या पर्टिकुलर प्रेपोजिशन से पहले किसी न किसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रेपोजिशन की यदि आपको डेप्थ में नॉलेज है तो प्रेपोजिशन नाम का चैप्टर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में भी काफी मदद करने वाला है, ठीक है। ओके, फिर वोकैबुलरी के पार्ट में आप जाएं तो आपको पता होगा फ्रेजल वर्ब्स, ये फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स में भी आपको बेशक इंफॉर्मेशन होगी इस बारे में कि फ्रेजल वर्ब्स जो हुआ करते हैं उसमें भी प्रेपोजिशन का अपने आप में
बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रेपोजिशन ही किसी वर्ब के साथ आके उसके मीनिंग को डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन के लगने के बाद किसी वर्ब के साथ उसका मीनिंग जैसे जैसे चेंज हो जाता है वो प्रेपोजिशन बेस्ड ही हुआ करता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता प्रेपोजिशन की। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉजिकल चैप्टर आज भी बना हुआ है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, ये टेक्निकल चैप्टर ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि टीचर्स के लिए भी ये काफी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने YouTube की हिस्ट्री में भी चेक किया है, काफी सारे YouTube चैनल्स हैं जहां पे इंग्लिश की जो फैकल्टी होती है वो जो है इंग्लिश प्रेपोजिशन जब पढ़ाती है तो वहां पे देखा जाता है कि कंटेंट के नाम पे आपका जो कंटेंट है वो 5 to 7 आवर्स के बाद जो है टीचर्स का कंटेंट ही यहां से जो है फिनिश हो जाता है। 5 से 7 घंटे टीचर्स प्रेपोजिशन को पढ़ाते हैं, बहुत लिमिटेड सा वो पढ़ाते हैं, एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे देते हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत कुछ जो है एक चीजें आपको बताते हैं और प्रेपोजिशन उसके बाद कंप्लीट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बताया कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जब फाइंडिंग एरर में भी क्वेश्चन बनते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, फिलर्स में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, फ्रेजल वर्ब में, इसका बहुत बड़ा सेक्टर होता है। क्वेश्चंस बहुत सारी जो है पोर्शंस ऐसे हैं जहां से प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बना करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी समझो ना जरा। इसका रीजन ये है कि ये चैप्टर ही अपने आप में आज भी जो है इसमें काफी सारी जो है टीचर्स के माइंड में और स्टूडेंट्स के माइंड में काफी जो है एम्बिग्विटी रहती है, काफी वो डाउट में रहते हैं, काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर के पास भरपूर वेरिएशंस होती हैं, भरपूर जो है वो जो है सेंटेंस को जैसे ही चेंज कर देगा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। यही तो कारण है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा देखी जाती है। यदि मैं सीजीएल मेंस के एग्जाम की बात करूं, सीपीओ मेंस के एग्जाम की बात करूं, तो 15 टू 22 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, 15 से 20-22 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीजीएल और सीपीओ में वो सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन बेस्ड हुआ करते हैं, सिर्फ प्रेपोजिशन बेस्ड हुआ करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन की नॉलेज आपके दूसरे चैप्टर्स में भी आपको बहुत मदद किया करती है। ये सेगमेंट मैंने आपको बता दी, वो इस नरेशन है। ठीक है, वो इस नरेशन भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस वो इस नरेशन में भी आप देखोगे ऐसे बनते हैं जो प्रेपोजिशन बेस्ड ही हुआ करते हैं। ठीक है, आपको प्रेपोजिशन की नॉलेज नहीं है तो आप उनको डील करने में अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे यहां पे, हम जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं जो आप लोगों को ये चैप्टर बताऊंगा वो 20 to 25 आवर्स और सारे का सारा जो कंटेंट होगा 20 से 25 घंटे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारे का सारा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी। एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि यहां से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में तो गिवन किए ही गए होते हैं। ठीक है, बल्कि हमारा मेन फोकस होगा जो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम को लेके है, एक्सपेक्टेशंस जो है उस पे मेन फोकस होगा और बहुत शानदार तरीके से एक एक बात को डिटेल्ड हम यहां से समझेंगे और 20 से 25 घंटे तक आपके ये प्रेपोजिशन की क्लास कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, तो तैयार हो जाएं। एक बार अच्छे से समझ लिया मेरे भाई तो प्रेपोजिशन को लाइफ में फिर से समझने और सीखने की जरूरत नहीं रह जाती है। और ये बात मेरी ना सिर्फ प्रेपोजिशन चैप्टर में ही है बल्कि जितने भी आप चैप्टर्स देखोगे उन सभी चैप्टर्स में यही पैटर्न रहा करता है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, बार बार पढ़ने का ना तो टाइम होता है और ना ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से हम ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आप लोग जो है बने रहना भाई। ठीक है, बने रहना और बहुत अच्छे से चीजों को समझना जानना। थैंक यू भाई, थैंक यू।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, प्रेपोजिशन को मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। डेफिनेशन को समझेंगे सबसे पहले। डेफिनेशन प्रेपोजिशन की जो होती है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और डेफिनेशन को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, और फिर चैप्टर में आप बहुत स्मूथली काम करोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको बेशक पता ही होगी, लेकिन एक बार फिर से जो है कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूं। Preposition is a word which is used before a noun or a pronoun. देखना जरा भी, मैंने लिखा कि preposition is a word which is used before a noun or a pronoun. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रनाउन से पहले यूज किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, शो करने के लिए, रिलेशन को संबंध बताने के लिए। ठीक है, नाउन प्रनाउन का रिलेशन शो करने के लिए विद अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ किसी भी नाउन प्रनाउन जिससे पहले प्रेपोजिशन यूज हुई है, प्रेपोजिशन उस नाउन प्रनाउन का रिलेशन शो करती है विद द अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ। राइट, फिर उसके बाद देखो, दैट अदर वर्ड could be a noun, a pronoun, a verb, or an adjective. That other word could be a noun, a pronoun, a verb, or an adjective. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझे। मैंने बताया कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन या प्रनाउन से पहले यूज की जाती है, क्या करने के लिए? उस नाउन प्रनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करने के लिए। और प्रेपोजिशन के द्वारा जिस नाउन प्रनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो किया जा रहा होता है, वो वर्ड क्या हो सकता है? वो वर्ड खुद एक नाउन हो सकता है, वो वर्ड एक प्रनाउन भी हो सकता है, अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, इनमें से कोई वो वर्ड हो सकता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, किससे पहले? वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कभी कभार जो है वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ जाता है। राइट, और मैंने बताया कि प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो प्रेपोजिशन किससे पहले यूज होती है? नाउन से पहले। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी एक जनरल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों के सामने ये रखी है। कोई भी जनरल सेंटेंस इसी तरीके से होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है उस सेंटेंस में, और प्रेपोजिशन किससे पहले यूज की जाती है? नाउन या प्रनाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज की जाती है, नाउन या तो प्रनाउन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये जो प्रेपोजिशन नाउन या प्रनाउन से पहले यूज की गई है, ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रनाउन को रिलेट करती है, रिलेशन बताती है किसके साथ? या तो सब्जेक्ट के साथ। अब देखो, सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किसकी होती है? या तो नाउन की होती है या तो प्रनाउन की। तो ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रनाउन जिससे पहले प्रेपोजिशन यूज हुई है नाउन प्रनाउन से, प्रेपोजिशन इस नाउन प्रनाउन को सेंटेंस में या तो नाउन प्रनाउन के साथ रिलेट कर सकती है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रनाउन हो सकता है। या फिर ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रनाउन को सेंटेंस में किसके साथ रिलेट करती है? बेशक वर्ब के साथ रिलेट करती है। या फिर ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रनाउन को सेंटेंस में किसके साथ रिलेट करती है? एडजेक्टिव के साथ रिलेट किया करती है। फर्स्ट, प्रेपोजिशन नाउन प्रनाउन को किसी दूसरे नाउन से
या फिर किसी प्रोनाउन से या फिर किसी वर्ब के साथ या तो किसी एडजेक्टिव के साथ रिलेट करने का काम किया करती है। ये बात मैंने आप लोगों को प्रेपोजिशन में समझाई है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, इस बेसिक कंस्ट्रक्शन से डेफिनेशन को मैंने आप लोगों को बताया है और सेंटेंसेस की मदद से तो बेशक हम चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ ही लेंगे। ठीक हो गया? चलिए तो सेंटेंस में जानते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को लिखा है, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। ध्यान देना भाई, बहुत डेफिनेशन को भी बहुत ध्यान से समझना, चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमारा मेन जो पर्पस है वो हर चीज जो है क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ताकि चीजें बार बार जो है लाइफ में दूसरी बार जो है उनको पढ़ने सीखने और समझने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं आपसे चाहता ही यही हूं कि आपकी अटेंशन इस तरीके से हो। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अटेंटिवली उनको एक बार अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस में रखना है, रिवाइज उनको करते रहना है। बस यही सिचुएशन रहा करती है। सेंटेंस मैंने लिखा, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। देखो ध्यान दें, इन नाम का वर्ड यहां पे नेचर में क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने बताया कि प्रेपोजिशन किससे पहले यूज की जाती है? नाउन या तो प्रोनाउन से। तो ये बास्केट क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज की जाती है क्या करने के लिए? इस नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करने के लिए। और जिसके साथ रिलेशन शो किया जा रहा है इस नाउन प्रोनाउन का, वो खुद नाउन प्रोनाउन वर्ब या तो एडजेक्टिव हो सकता है। यहां पे इन प्रेपोजिशन बास्केट नाम के नाउन को सेंटेंस में मिलने वाले दूसरे नाउन किसके साथ रिलेट कर रही है? एप्पल्स के साथ रिलेट किया जा रहा है। इन प्रेपोजिशन के द्वारा बास्केट का और एप्पल्स का, या एप्पल्स का और बास्केट का, इन दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है। वो कह रहा है कि जो एप्पल्स है वो कहां पर है? बास्केट में है। राइट? तो प्रेपोजिशन के द्वारा नाउन को रिलेट कर दिया गया है सेंटेंस के दूसरे नाउन के साथ। तो नाउन तो हमने मेंशन कर दिया। अब बात करेंगे प्रोनाउन की। ठीक है, एक मैं कह रहा हूं, दे आर इन द क्लासरूम। दे आर इन द क्लासरूम। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। इस सेंटेंस में समझना, जब मैं कह रहा हूं दे आर इन द क्लासरूम, तो फिर से इन प्रेपोजिशन है जो क्लासरूम नाम के नाउन से पहले यूज की गई है इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करने के लिए। और इन प्रेपोजिशन के द्वारा क्लासरूम को किस प्रोनाउन के साथ रिलेट किया गया है? बेशक दे नाम के प्रोनाउन के साथ रिलेट किया गया है। यहां पे दे बेशक स्टूडेंट्स को ही मेंशन कर रहा होगा, तो दे और क्लासरूम उन दोनों का रिलेशन बताया गया है। वो कह रहा है कि दे कहां पे है? इन द क्लासरूम, क्लासरूम में है। दे का और क्लासरूम का दोनों का आपस में रिलेशन सेंटेंस के अंदर बताया गया है। चलिए ये मैं रेज कर देता हूं। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आपको प्रेपोजिशन की इंपॉर्टेंस का पता लग जाए। क्योंकि होता यह है कि जब हमें इंपॉर्टेंस एक बार पता चल जाती है ना लाइफ में कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो ही फिर हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि लाइफ को भी वो तभी जीते हैं जो जब उनको पता चल जाए कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तभी बेशक हम लोगों को भी लाइफ को जीने का तभी कोई ना कोई प्रॉफिट हम समझते हैं। और क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए बेशक कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो प्रेपोजिशन ये चैप्टर कहां कहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बस एक मिनट।
नाउन प्रोनाउन को हमने देख लिया कि कैसे प्रेपोजिशन किसी नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ कैसे रिलेट करती है, ये हम जान चुके हैं। अभी हम बात करेंगे वर्ब और एडजेक्टिव की। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, इट रेन्ड इन द मॉर्निंग। इट रेन्ड इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस को समझो। बेशक ये रेन्ड नाम का वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले इट जो है ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया है। इन प्रेपोजिशन है जो यूज की गई है मॉर्निंग नाम के नाउन से पहले यूज की गई है, और प्रेपोजिशन बेशक आती भी नाउन प्रोनाउन से पहले है। प्रेपोजिशन का यूज नाउन प्रोनाउन से पहले ही किया जाया करता है, ठीक है। अब ये इन प्रेपोजिशन मॉर्निंग नाम के नाउन को किसके साथ रिलेट कर रहा है? बेशक रेन्ड नाम की वर्ब के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। रेन्ड इन द मॉर्निंग है, ठीक है। इन द मॉर्निंग नाम का ये जो वर्ड है ये बेशक रेन्ड नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या फिर ये कह लो कि इन प्रेपोजिशन मॉर्निंग को और किसको रिलेट कर रही है? रेन को रिलेट कर रही है, क्योंकि रेन ही कब हुई है? मॉर्निंग में जो है वो रेन हुई है, बारिश हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में वर्ब के साथ भी रिलेट करती है एज पर डेफिनेशन, ठीक है, एज पर डेफिनेशन। ओके, फिर उसके बाद देखो एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। These children are afraid of dogs. These children are afraid of dogs. ठीक है, ये सेंटेंस को भी समझना। देखो ये सेंटेंस को हम चेक करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं ऑफ नाम का वर्ड बेशक ये क्या है? प्रेपोजिशन है। डॉग्स नाम का वर्ड जो है प्रेपोजिशन नाउन से पहले यूज होती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन जो यूज कर रखे हैं नाउन या प्रोनाउन को किसके साथ भी रिलेट करती है? एडजेक्टिव के साथ भी रिलेट करती है। तो ये अफ्रेड नाम का वर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव में भी आप लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में मैंने आपको अफ्रेड और स्केयर्ड जैसे वर्ड्स बताए थे। तो अफ्रेड और स्केयर्ड ये जो हुआ करते हैं ये एडजेक्टिव हुआ करते हैं। आप समझते हैं कि दीज चिल्ड्रन नाम का ये वर्ड सब्जेक्ट है, आर जो है मेन वर्ब है, बी बेस वर्ब की फॉर्म है जो कि लिंकिंग वर्ब हुआ करती है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन डॉग्स नाम के नाउन को अफ्रेड नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है अफ्रेड जो बताया गया है, अफ्रेड किससे अफ्रेड बताया गया? डॉग्स से अफ्रेड बताया गया। तो प्रेपोजिशन ऑफ ने अफ्रेड और डॉग्स आपस में इन दो वर्ड्स को बेशक रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो डेफिनेशन तो हम लोगों ने ये जान ली है भाई, ठीक है। डेफिनेशन में तो मैंने बता दिया कि डेफिनेशन में तो हमने जान लिया कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन को किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, वर्ब या तो फिर एडजेक्टिव के साथ जो है रिलेट किया करती है। लेकिन इन सभी सेंटेंसेस में थोड़ा सा ध्यान देना, प्रेपोजिशन यूज की जाती है किससे पहले? नाउन से पहले। प्रेपोजिशन यूज की जाती है किसी नाउन से पहले, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन नाउन से पहले जब भी आ जाती है ना, तो प्रेपोजिशन और नाउन इन दोनों के मिलने से ये बन जाती है, कोई फ्रेज बन जाया करती है, ठीक है, फ्रेज बन जाती है, ठीक है। अब फ्रेज होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। फ्रेज के बारे में यदि आप समझो ना, तो फ्रेज किस किस तरीके की फ्रेज हुआ करती हैं? या तो फ्रेज नाउन फ्रेज होती है, या एडजेक्टिव फ्रेज होती है, या एडवर्ब फ्रेज हुआ करती है, ठीक है, या फ्रेज जो बनती है वो वर्ब बना करती हैं, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो फ्रेज होगी ना, ये ना तो नाउन हो सकती, सिर्फ नाउन। ये फ्रेज जो बनी है प्रेपोजिशन और नाउन के मिलने से जो फ्रेज बनी है, ना तो ये खुद नाउन होती, ना ये प्रोनाउन होती, और ना ही ये वर्ब होती।
तो या तो ये फ्रेज एडजेक्टिव रह जाती है, एडजेक्टिव होती है, या तो ये फ्रेज क्या हुआ करती है, एडवर्ब हुआ करती है। ये भी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो फ्रेज होती है वो या तो एडजेक्टिव होती है या तो एडवर्ब हुआ करती है, ठीक है। इसी बात को हम चलिए समझते हैं। देखो, ये जो प्रेपोजिशन प्लस नाउन है ये फ्रेज बन गई, और ये फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रही है, रेंड नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये फ्रेज बेशक किसका काम कर रही होती है, एडवर्ब का काम कर रही होती है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये फ्रेज किसका काम करेगी, बेशक एडवर्ब का काम किया करती है। फिर से देखो, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जा रहा है प्रेपोजिशन ऑफ और डॉग्स नाम के नाउन के द्वारा। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यहां पे भी जो ये ऑफ डॉग्स है ना, ऑफ डॉग्स नाम का वर्ड है, ये फ्रेज है, और ये फ्रेज एडवर्ब का काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए जो यूज किया करते हैं वो एडवर्ब ही यूज किया जाता है। उसके बाद देखो, ये इन द बास्केट नाम का जो वर्ड है ये बी बेस वर्ब की फॉर्म है, बी बेस वर्ब की फॉर्म है, और ये बी बेस वर्ब की फॉर्म क्या होती है, लिंकिंग वर्ब हुआ करती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये बात आप लोग समझते होंगे, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो ये जो फ्रेज है ना, इन द बास्केट, बेशक ये किसको कंप्लीट कर रहा है, एप्पल्स को कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो फ्रेज होती है ना, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाया करता है। ये फ्रेज प्रेपोजिशन प्लस नाउन किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। दे आर इन द क्लासरूम, आर नाम की वर्ब बी बेस वर्ब की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है। अब इन द क्लासरूम किसको कंप्लीट कर रहा है, दे नाम के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, प्रोनाउन को कंप्लीट कर रहा है, और प्रोनाउन को कंप्लीट करने का काम यहां पे ये जो फ्रेज है ये भी फ्रेज क्या बनी होती है, बेशक एडजेक्टिव बनी होती है, ये एडजेक्टिव हुआ करती है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ जरा। प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होती है, और ये फ्रेज ना तो नाउन होती ना तो वर्ब होती, या तो ये एडजेक्टिव का काम करती हैं या तो ये एडवर्ब। वर्ब इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, वर्ब अलग से ही होती है, ठीक है। प्रेपोजिशन और नाउन के मिलने से कभी भी वर्ब डिजाइन नहीं होती है। दैट्स वाई ये फ्रेज ना तो नाउन होती ना तो वर्ब होती, या तो ये एडजेक्टिव रहती है और या तो ये एडवर्ब हुआ करती है। और जब नाउन नहीं हो सकती तो प्रोनाउन भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए फ्रेज जो होती हैं प्रेपोजिशन और नाउन के कॉम्बिनेशन से जो बनती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं या तो एडवर्ब ही हुआ करती हैं। इस बात का भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द मैन laid the book on the table। ये सेंटेंस को समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये सेंटेंस जानना जरा, द मैन laid the book on the table। ये सेंटेंस को देखना जरा भाई, यहां पे चेक करो, ये लेड नाम का वर्ड जो है ये वर्ब है, ठीक है। लेड जो है वर्ब है, वर्ब से पहले मैन क्या हो गया, ये बेशक सब्जेक्ट हो गया है, ठीक। और ये बुक नाम का वर्ड नाउन है, ठीक है, नाउन है, और ये नाउन सेंटेंस में वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रेपोजिशन ऑन और टेबल है नाउन, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू फ्रेज हो गई, ठीक है। और ये जो फ्रेज है ना, ठीक है, ये जो फ्रेज है ये बेशक ऑन द टेबल नाम का ये वर्ड, ये बुक नाम के नाउन को क्वालिफाई ना करके ऑन प्रेपोजिशन टेबल नाम के नाउन को किसके साथ रिलेट कर रही है, बेशक लेड नाम की वर्ब के साथ रिलेट कर रही है। और यदि आप देखो तो ये ऑन द टेबल नाम का जो फ्रेज होता है ये यहां पे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यदि आपको जानना हो कि कैसे ये एडवर्ब बना हुआ है तो यहां पे जान लेना कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें ये वेयर का रिप्लाई मिला हुआ है, ऑन द टेबल नाम का वर्ड,
वेयर का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करोगे? वेयर डिड द मैन ले द बुक, वेयर डिड द मैन ले द बुक, मैन ने बुक को कहां पे ले किया, कहां पे रखा, तो आपको रिप्लाई मिलेगा द मैन लेड द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये ऑन द टेबल किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वेयर का जो रिप्लाई होता है ना, वेयर का जो रिप्लाई होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ करता है, जगह को बताता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ और बात भी मैं इसी से रिलेटेड यदि आपको बताऊं, सेकंड बनता है, एक वर्ड और होता है व्हेन। व्हेन से जब क्वेश्चन करते हैं तो इसका जो रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ही होता है, लेकिन व्हेन का रिप्लाई कौन सी एडवर्ब होती है? टाइम को रिप्रेजेंट किया करती है। राइट, उसके बाद देखो, और थर्ड पॉइंट इसी में समझो, एक वर्ड हम यूज करते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन नाम का जो वर्ड होता है, इससे जब क्वेश्चन करते हैं तो हाउ ऑफन का रिप्लाई हमेशा जो मिलेगा आपको वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ करता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बताने वाली जो एडवर्ब होती हैं वो हमेशा किसका रिप्लाई होती हैं? हाउ ऑफन का रिप्लाई हुआ करती हैं। और देखो, फोर्थ को समझते हैं, एक वर्ड होता है व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ से जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करेंगे तो उसका रिप्लाई हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। तो व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, और हाउ ऑफन हो गया। एक वर्ड होता है हाउ। हाउ से जब क्वेश्चन करेंगे तो हाउ का रिप्लाई जो होता है वो हमेशा एडवर्ब्स ऑफ मैनर हुआ करता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मेथड को जो बताती है, तरीके को जो बताया करती है, वो हमेशा हाउ का रिप्लाई हुआ करता है। ये मैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में जैसे ही मैंने वेयर से क्वेश्चन किया, वेयर डिड द मैन ले द बुक, आदमी ने बुक को कहां पे ले किया, कहां पे रखा, तो रिप्लाई क्या मिला? द मैन लेड द बुक ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन द टेबल है ना, ये बुक को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, नहीं, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? लेड को। और मैंने बताया ना, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और एडवर्ब जो होती है मेरे भाई, एडवर्ब कभी भी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करती। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो वेयर का रिप्लाई है, तो ये वर्ड जो फ्रेज है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये एडवर्ब हो चुकी है। और ये तो आप जानते ही हो कि ऑन नाम की प्रेपोजिशन टेबल नाम के नाउन को किससे रिलेट कर रही है? लेड नाम की वर्ब से रिलेट कर रही है। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे अगले सेंटेंस में बढ़ जाते हैं। द मैन overlooked the book. The man overlooked the book on the table. ये सेंटेंस को देख, ये सेंटेंस में समझो जरा। इस सेंटेंस में बताओ, द मैन ओवरलुक्ड द बुक ऑन द टेबल। यहां पे सेंटेंस में समझो, ये जो ओवरलुक्ड नाम का वर्ड है, बेशक ये वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना। ओवरलुक्ड मीन्स क्या होता है?
इग्नोर करना, ठीक है, की सेंस को शो करता है। ओके, अब मैन नाम का नाम वर्ड जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अब किसको ओवरलुक किया है? बुक को ओवरलुक किया है, ठीक है, तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है ये, राइट। अब ये जो ऑन प्रेपोजिशन है जो टेबल नाम के नाउन से पहले यूज की गई है, टेबल नाम का वर्ड नाउन है, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू फ्रेज हो गया है, ठीक है। अब ये फ्रेज जो है ना, अब वो कह रहा है कि मैन ने ओवरलुक किया है बुक को ओवरलुक किया है, ठीक है। अब कौन सी बुक की वो बात कर रहा है? यहां पे जो ऑन द टेबल है ये रिप्लाई है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ। कैसे क्वेश्चन करोगे? व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड द मैन ओवरलुक? कौन सी बुक को मैन ने ओवरलुक किया? तो मैन ने ओवरलुक किया द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये ऑन द टेबल नाम का जो वर्ड है ये बेशक व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ बुक, कौन सी बुक को जो है, किस प्रकार की बुक को मैन ने ओवरलुक किया है, यानी कि वो बुक जो कहां पर थी? ऑन द टेबल थी। तो ये जो ऑन द टेबल नाम का वर्ड है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक नाम के नाउन को। और ये फ्रेज अब आपके सामने क्या बन गई है? बेशक एडजेक्टिव हो गया है। मैंने बताया भी है कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बात देखना, क्वेश्चन कैसे करोगे? कुछ स्टूडेंट्स को तो यही बात कंफ्यूजन में रहती है कि हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। आपने तो ठीक है, आपने कह दिया व्हाट काइंड ऑफ बुक, ठीक है, डिड द मैन ओवरलुक, तो द मैन ओवरलुक द बुक ऑन द टेबल। फिर मैंने कह दिया कि वेयर डिड द मैन ले द बुक, आदमी ने कहां पे बुक को ले किया? तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल वेयर का रिप्लाई था, एडवर्ब हो गया। क्वेश्चन कैसे करोगे? तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, ठीक है। WH वर्ड कौन कौन से हैं? हाउ ऑफन था, वेयर है, ठीक है, उसके बाद व्हेन है, व्हाट काइंड ऑफ हो गया, हाउ हो गया, ये सारे के सारे WH वर्ड स्टार्टिंग में आप यूज करते हैं। फिर उसके बाद कोई ना कोई ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक, ऑक्सिलियरी वर्ब। अब आपको पता है कि ऑक्सिलियरी वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, दो तरीके से ऑक्सिलियरी वर्ब होती है, एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑक्सिलियरी वर्ब जो सेंटेंस में दे रखी हो वही आपने यूज करनी है, ठीक है, वही यूज करनी है। तो WH वर्ड के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, फिर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और फिर जो है मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आया करती है, और लास्ट में आपका ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाया करता है। कैसे? देखो, इस सेंटेंस में वेयर से मैंने क्वेश्चन किया, वेयर सेकंड फॉर्म है ले की, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ जाएगा, वेयर WH वर्ड आ गया, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब डिड, वेयर डिड द मैन फर्स्ट फॉर्म ले द बुक, आदमी ने कहां पे ले किया बुक को, ठीक है, तो द मैन लेड द बुक ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल, बुक नहीं है ऑन द टेबल, ठीक है, वो कह रहा है कि ऑन द टेबल ले किया, ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये फ्रेज एडवर्ब हो गई। फिर वो कह रहा है कि द मैन ओवरलुक द बुक ऑन द टेबल, आदमी ने इग्नोर कर दिया बुक को, कौन सी बुक को? जो ऑन द टेबल थी उसको इग्नोर कर दिया। तो ये जो इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन रिप्लाई मिल रहा है वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? जो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? बेशक नाउन को, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ के बाद हमें नाउन का यूज करना होता है। कैसे मैं यूज करूंगा? व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड द मैन ओवरलुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड द मैन ओवरलुक। तो ये जो ऑन द टेबल नाम का वर्ड मिला है ना, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो फ्रेज बनेगी, ये फ्रेज नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, ये सिचुएशन कंडीशन आपके सामने रहा करती हैं। यदि आपको पता है कि किस वर्ड का रिप्लाई क्या होता है, तो बहुत इजीली हर पार्ट ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करने के लिए।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, आप इसका यूज करके इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हाउ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखो, दिस रनर रन्स फास्ट, दिस रनर रन्स फास्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में रन्स नाम का वर्ड क्या है, वर्ब है, और रनर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और ये फास्ट नाम की एडवर्ब जो है ये हाउ का रिप्लाई है। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हाउ का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ, ठीक है, डज दिस रनर, फर्स्ट फॉर्म ऐसी है ये है ना, तो डज, हाउ डज दिस रनर रन, कैसे रन करता है, तो दिस रनर रन्स फास्ट। तो हाउ का रिप्लाई मिला, ये फास्ट नाम का वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो देखेंगे, ऑब्जेक्ट बेशक आता है, ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई भी तो हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ के साथ हम नाउन प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन को यूज कर लेते, हाँ ऑब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पे कहा वेयर डिड द मैन ले द बुक, ठीक है, तो बेशक यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो सिचुएशन देख लेते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को अवेलेबल की गई है। ठीक हो गया यहां तक सेंटेंस। और देखो, ये सेंटेंस को समझना भाई। द मैन फाउंड द बुक lying on the table। ठीक है, द मैन फाउंड द बुक lying on the table। इस सेंटेंस को देखो जरा, द मैन फाउंड द बुक लाइंग ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में चेक करें, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, वर्ब, ये वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया। क्या फाइंड किया, बुक को फाइंड किया, तो ये बुक जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये लाइंग नाम का वर्ड है। अब ये लाइंग जो है, ठीक है, लाई प्लस आईएनजी है, तो लाई प्लस आईएनजी ये क्या हो गया, लाइंग हो गया। ठीक है, और ये लाइंग नाम का जो वर्ड है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप लोग पढ़ोगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पार्टिसिपल को डिस्कस किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, और जितने भी पार्टिसिपल होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का वर्क किया करते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का वो वर्क किया करते हैं। अब यहां पे देखो, इस सेंटेंस में समझना थोड़ा सा, ये जो वेयर है, लाइंग नाम का वर्ड है ना, बेशक ये एडजेक्टिव है, और हमें पता है ये एडजेक्टिव जो होता है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हुआ करता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड द मैन फाइंड ऑन द टेबल। क्वेश्चन देखना, व्हाट काइंड ऑफ मैंने स्टार्टिंग में यूज किया, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए व्हाट काइंड ऑफ के बाद नाउन का यूज करना जरूरी हो जाता है। मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ द बुक डिड द मैन फाइंड ऑन द टेबल। किस प्रकार की बुक फाइंड की है मैन ने ऑन द टेबल, तो रिप्लाई मिला द मैन फाउंड द बुक लाइंग। ठीक है, अब ये लाइंग नाम का जो वर्ड है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस में उस बुक की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेशक जो है पोजीशन को उसकी बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो बुक थी उसकी पोजीशन कैसी थी,
ठीक है, वो पोजीशन क्या थी, वहां पे लाइंग हो रखी थी, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइंग नाम का वर्ड बेशक इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। ठीक है, और देखो ऑन प्रेपोजिशन और टेबल नाउन है, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज हो गई। अब ये ऑन प्रेपोजिशन टेबल को किसके साथ रिलेट कर रही है, लाइंग के साथ रिलेट कर रही है। लाइंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को। बुक लाइंग है, और वो लाइंग कहां पर है, ऑन द टेबल है। तो ऑन प्रेपोजिशन के द्वारा टेबल को लाइंग के साथ रिलेट किया जा रहा है। और एक बड़ी बात और समझो, प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू जो ये फ्रेज है, ये फ्रेज लाइंग नाम के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए बेशक ये एडवर्ब बनी हुई है। ठीक है, एडवर्ब बनी हुई है। और यदि आप देखो तो ये जो एडवर्ब है ये वेयर का रिप्लाई है। ठीक है, ऑन द टेबल नाम का जो वर्ड है, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन बनेगा वेयर डिड द मैन फाइंड द बुक लाइंग, वेयर डिड द मैन फाइंड द बुक लाइंग, यानी कि आदमी ने बुक को कहां पे फाइंड किया, लाइंग पड़े हुए। ठीक है, रखे हुए कहां पे पाया उसने, पड़े हुए या रखे हुए कहां पे उसने पाया है, तो मैन फाइंड द बुक लाइंग ऑन द टेबल। तो ये ऑन द टेबल नाम का वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइंग नाम का वर्ड जो बुक की पोजीशन को बता रहा है, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए ऑन द टेबल नाम का ये वर्ड नेचर में एडवर्ब हो चुका है। जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है कहां पे मिली है वो तो इसका तो जो है, जब वेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर हमें पता चल रहा है कि कहां पे लाइंग हो रखी थी बुक, कहां पे लाइंग हुए पाया है उसने बुक को। तो रिप्लाई मिला कहां पे लाइंग किए हुए पाया है, तो ऑन द टेबल लाइंग किए हुए पाया है। ठीक है, या फिर इतना भी होता द मैन फाउंड द बुक ऑन द टेबल, तो फिर यहां पे फिर ये वेयर का क्वेश्चन तब भी वेयर का क्वेश्चन हो जाता। कैसे वेयर का क्वेश्चन हो जाता, वेयर डिड द मैन फाइंड द बुक, तो रिप्लाई हो जाता द मैन फाउंड द बुक ऑन द टेबल। लेकिन फिर ऑन द टेबल नाम का वर्ड ये फाइंड नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता, फिर वर्ब को क्वालिफाइड कर देता वो। ठीक है, यदि लाइंग ना होता तो ये ऑन द टेबल नाम का वर्ड फाइंड नाम की वर्ब को क्वालिफाई कर देता कि कहां पे पाया उसने। ठीक है, तो ऑन द टेबल पाया बुक को, और लाइंग मिल गया, तो अब ऑन द टेबल फाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, बुक जो फाइंड हुई है वो लाइंग फाइंड हुई है ऑन द टेबल। ठीक है, पोजीशन को रिप्रेजेंट क्वालिफाई करने के लिए लाइंग नाम का वर्ड अब एडवर्ब बना हुआ है। ये सिचुएशन हुआ करती है। और क्योंकि आप लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, एडजेक्टिव यहां पे देखो बुक नाम का वर्ड ये नाउन है। अब एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले भी आया करते हैं, नाउन के बाद में भी आया करते हैं। एडजेक्टिव जनरली तो नाउन के पहले आते हैं, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा कि एडजेक्टिव कब जो है नाउन के बाद में आया करते हैं। ये भी बातें सारी की सारी हम लोग समझने वाले हैं। क्या मेरी बात को एग्री कर रहे हो? ठीक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेपोजिशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और प्रेपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को मैंने आप लोगों को समझाया, और उसको और भी कुछ सेंटेंसेस हमने डेफिनेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके सामने मैंने अवेलेबल कराए हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना, हाउ ऑफन, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ, इन सब के रिप्लाई कौन कौन होते हैं, ये बातें ध्यान रखना। आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे चैप्टर्स क्योंकि स्टार्ट हो रखे हैं, तो इन चैप्टर्स में ये बातें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, मदद करेंगे आप लोगों की। तो बेसिक्स को हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि अक्सर होता क्या है ना कि क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड आंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन द मिड ऑफ बोथ द वर्ड्स, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चीज होती है वो क्वेश्चन के आंसर बनने तक का वो जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो जिसमें इसेंस छुपा हुआ है, जिसमें बताया कि कोई क्वेश्चन कैसे आंसर बना है,
वो जो बीच की बातें होती हैं वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी हुआ करती है, तो आपको फोकस भी उन्हीं चीजों पे ज्यादा करने को बनता है। ठीक है, तो मेथड देखो, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर हो गया, उससे कोई लेना देना होता ही नहीं। ठीक है, जब आप अप्रोच को पकड़ने लगोगे तो आप पाओगे कि फिर एग्जाम में बहुत मदद आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन, जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, बेशक यही सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, सेंटेंस बेशक डिफरेंट होंगे और वो डिफरेंट होते ही हैं। ठीक है, लेकिन अप्रोच जो है वो अप्रोच वैल्यूएबल है। अप्रोच को आपने समझ लिया कि जो है इंग्लिश कैसे एग्जिस्ट करती है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन को समझ लिया तो बात फिर बन जाया करती है। एग्जाम चाहे आप मर्जी कोई भी दे रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम बेशक आप कोई भी दे रहे हो, एग्जाम तो कभी भी मैटर करते ही नहीं है, एग्जाम तो बदलते रहते हैं, हमारे टारगेट बदलते रहते हैं। ठीक है, आज कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी में बात नहीं बनती है, तो मैंने देखा है कितने सारे अपने जानकारों को फिर वो बैंकिंग की तैयारी करने लग जाते हैं, फिर उनकी बैंकिंग में भी बात नहीं बनती है तो फिर डिफेंस लायक तो फिर उस टाइम पे वो रहते ही नहीं है। ठीक है, फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कहने का मतलब एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अप्रोच, वो है कंस्ट्रक्शन, वो है बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो उसके हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कैसे करती है लैंग्वेज, पोजीशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। और यदि वो समझ ली, ठीक है, तो फिर आपको ना तो कभी ऐसा करना पड़ेगा कि जो है एक एग्जाम को स्किप नहीं करोगे, कि एसएससी की तैयारी कर रहे थे अब बैंकिंग में चले गए, या डिफेंस की तैयारी कर रहे थे उम्र निकल गई डिफेंस में तो फिर एसएससी में चले गए या बैंकिंग में चले गए, ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी टारगेट को आप बना के आए हो इस बैच में, ठीक है, वो टारगेट आपका अचीव होगा। ठीक है, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। चलिए तो भाई, ये बातें तो हम खैर जान चुके हैं, डेफिनीशन और उससे रिलेटेड जो जो मैं आपको बता सकता था डेफिनीशन को लेके, वो तो आप समझ चुके हो। अब मेन पॉइंट पे हम जाएंगे, मेन पॉइंट पे जाएंगे और मैं थोड़ा सा बता दूं, अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ना, वो वर्ब बेस्ड करूंगा। तो वर्ब बेस्ड उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में आप लोग जान लें यहां से, ताकि अगली क्लास में आप लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगली क्लास में हम सीधे सेंटेंसेस में आएंगे, फिर सेंटेंसेस पे पहुंचेंगे और फिर जो है ये बातें आपको वहां पे बहुत मदद करने वाली हैं। देखो भाई, होता क्या है कि मेन वर्ब की बात हम यदि करते हैं तो मेन वर्ब दो तरीके से मेन वर्ब हुआ करती हैं। एक मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक जो मेन वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को हिंदी में बोला करते हैं अकर्मक। ट्रांजिटिव का मतलब होता है टू ट्रांसफर, वो वर्ब जो ट्रांसफर करने का काम करती है, ट्रांजिट करती है। ठीक है, ट्रांसफर करती है वर्ब जब अपने एक्शन को, अपने मीनिंग को, या फिर वर्ब का इफेक्ट जब वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पे उसका इफेक्ट आ जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है, सकर्मक कहलाती है। ट्रांसफर कर देती है ये अपने इफेक्ट को किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम करती है। इंट्रांजिटिव, इन नाम का प्रीफिक्स आपको पता है नॉट को बताता है, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव, अकर्मक, यानी कि जो है ये वो वर्ब होती है जो डोंट ट्रांसफर, ट्रांसफर करने की एक्टिविटी इफेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करने का काम नहीं करती है, वो इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। ठीक है, ये भी समझो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो हैव एनी ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। ठीक है, वो ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो जो हैव नो ऑब्जेक्ट,
जिस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। समझ पा रहे हो इस बात को? हैव नो ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव, क्योंकि इफेक्ट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा होता है। इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो इफेक्ट उसका ट्रांसफर हो जाता, ठीक है, वो ट्रांजिटिव बन जाती क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, अकर्मक हो जाएगी। कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म है, सकर्म, सकर्मक, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव ट्रांसफर का काम हो जाएगा। यहां पे ट्रांसफर करने का काम, इफेक्ट को ट्रांसफर करने का काम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेन वर्ब को मैंने आपके सामने बताया है। ओके, अब देखो एक बात यहां से समझो, मेन वर्ब के बाद में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं। कोई भी वर्ड दे रखा हो सकता है मेन वर्ब के बाद में, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि द वर्ड विच इज गिवन फॉलोड बाय अ वर्ब वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि वर्ब के बाद में जो वर्ड आपको दे रखा है वो वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम किसी सेंटेंस को क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom से। व्हाट और whom से हम लोग क्वेश्चन किया करते हैं, ठीक है। व्हाट और whom से क्वेश्चन करते हैं। जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट जो होता है, व्हाट का रिप्लाई हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो थिंग्स को बताता है, वस्तुओं को बताता है। और व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट से क्वेश्चन करते हैं यदि, तो रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, थिंग्स को जो बताता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। whom से क्वेश्चन करते हैं तो whom का रिप्लाई हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो बताता है किसको, पर्सन्स को। पर्सन्स को बताता है। और whom का मतलब होता है किसको, किसे या तो किसको, किसे या किसको, ठीक है। अब इनमें से किसी न किसी एक का रिप्लाई होना बहुत जरूरी हुआ करता है। या तो व्हाट का रिप्लाई मिल जाए, थिंग्स को बताने वाला ऑब्जेक्ट मिल जाए, या whom का रिप्लाई मिल जाए, पर्सन्स को बताने वाला ऑब्जेक्ट मिल जाए। इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का, WH वर्ड का यदि रिप्लाई मिल जाता है तो इट मींस इस वर्ब का ट्रांसफर हो रहा होता है, इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई ना कोई मिल गया, थिंग्स या पर्सन, तो ट्रांसफर हो जाएगा, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और यदि ना तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है और ना ही whom का रिप्लाई मिल रहा है, जब पर्सन को बताने वाला या थिंग्स को बताने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हैव नो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन आ जाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये वर्ब क्या बन जाया करती है, इंट्रांजिटिव हो जाया करती है। ये सिचुएशन कंडीशन है जो मेनली आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। बताइए जल्दी से, मुझे जल्दी से बताओ, यहां तक समझ पा रहे हो या नहीं। व्हाट या whom का रिप्लाई मिल गया, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा व्हाट का रिप्लाई, whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है ही, और ऑब्जेक्ट है इट मींस इफेक्ट ट्रांसफर हो पा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो वो ट्रांजिटिव हो गई। और यदि ना तो व्हाट का रिप्लाई, ना ही whom का, ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा, ना ही इनडायरेक्ट, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं। और जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ तो इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो गई, इंट्रांजिटिव अकर्मक हो गई। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने रहा करती है। अब एक बड़ी बात और थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मैंने क्या बताया कि प्रेपोजिशन जो होती है वो नाउन प्रोनाउन से पहले यूज की जाया करती है। मानते हो प्रेपोजिशन किससे पहले यूज की जाती है, नाउन प्रोनाउन से पहले यूज की जाया करती है, ठीक है। तो देखो अलग अलग सिचुएशन क्या बनती है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है,
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी आप लोगों को पता है, या तो नाउन को मिली या तो प्रोनाउन को। ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये प्रेपोजिशन हो गई, और ये प्रेपोजिशन नाउन से पहले प्रेपोजिशन आई है। तो हमें पता है कि प्रेपोजिशन जो यूज की जाएगी ना, वो या तो नाउन से पहले यूज की जाती है या तो प्रोनाउन से पहले। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, प्रेपोजिशन या तो नाउन से पहले यूज की जाती है या तो प्रोनाउन से पहले यूज की जाया करती। और ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रोनाउन को इस नाउन से या इस प्रोनाउन से रिलेट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट मैंने बताया, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, फिर उसके बाद ये प्रेपोजिशन, और फिर ये नाउन या प्रोनाउन हो गया। अब देखो ये जो प्रेपोजिशन आई है, बेशक ये प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आई है, राइट, लेकिन ये प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से तो पहले आई है, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन दे रखी है ना, तो वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन सिर्फ तब दी जाती है जब ये वर्ब कौन सी वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो। बड़ी बात समझ लेना, मैंने कहा वर्ब के बाद में जब भी कोई प्रेपोजिशन दे रखी होती है, ऐसी कंडीशन में ये वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव हुआ करती है, अकर्मक हुआ करती है। ट्रांजिटिव ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रांजिटिव होती तो इसके बाद क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। तो यदि वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन दे रखी है, प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है, तो ये प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद दे रखे, ये वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। तो जो प्रेपोजिशन आती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आया करती है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, लेकिन पहले किससे, पहले नाउन प्रोनाउन से। यस और नो? ठीक है, फिर उसके बाद और समझो, एक सब्जेक्ट मान लो दे रखा है, सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब दे दी, फिर ये एडजेक्टिव दे दिया, एडजेक्टिव के बाद में ये प्रेपोजिशन दे दी, और प्रेपोजिशन किससे पहले आती है, नाउन या तो प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आया करती है। इस कंस्ट्रक्शन को समझो, प्रेपोजिशन किससे पहले आती है, नाउन या प्रोनाउन से, तो आ गई नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के पहले एडजेक्टिव दे रखा है, तो हमें पता है ये प्रेपोजिशन इस नाउन प्रोनाउन को किससे रिलेट कर रही होती है, एडजेक्टिव से रिलेट कर रही होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेपोजिशन एडजेक्टिव के बाद में दे रखी है, तो जो प्रेपोजिशन यूज हुआ करती हैं वो किसके बाद में भी प्रेपोजिशन यूज हुआ करती हैं, एडजेक्टिव के बाद में प्रेपोजिशन आ जाया करती हैं, एडजेक्टिव के बाद में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, दीज चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो जो ऑफ प्रेपोजिशन आई थी वो डॉग्स नाम के नाउन से पहले आई थी, लेकिन उस ऑफ का आना अफ्रेड नाम के एडजेक्टिव की वजह से था, क्योंकि अफ्रेड नाम का एडजेक्टिव अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ चाहता है, और ये ऑफ आया एडजेक्टिव की वजह से, अफ्रेड की वजह से है, लेकिन प्रेपोजिशन किससे पहले आती है, नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आ जाया करती है। तो कुछ बातें बेसिक मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहली बात, प्रेपोजिशन किससे पहले आएगी, नाउन या प्रोनाउन। सेकंड, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आती है तो वो वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव। थर्ड, एडजेक्टिव के बाद में जो प्रेपोजिशन आती है वो आती तो नाउन प्रोनाउन से पहले है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में जो प्रेपोजिशन आई है, इस प्रेपोजिशन का रिलेशन किससे होता है, एडजेक्टिव के साथ हुआ करता है। इस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव तय करेगा कि उसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज होगी। इस एडजेक्टिव का, इस नाउन का जो आपस में रिलेशन होगा ना, इस रिलेशन को बताने के लिए ही प्रेपोजिशन यूज होगी, और वो देखेंगे कि उस सेंटेंस में जो रिलेशन बताया जा रहा है वो किस तरीके का रिलेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रेपोजिशन की वहां पे जरूरत पड़ेगी। वो रिक्वायरमेंट तय करेगी कि प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, एडजेक्टिव के बाद में, एडजेक्टिव की वजह से, और नाउन से पहले। एडजेक्टिव तय करेगा, एडजेक्टिव और नाउन इन दोनों का आपस में जो ये रिलेशन है ना, इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन तय करेगा कि प्रेपोजिशन कौन यूज होगी।
तो 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आती है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में ही वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आया करती है। थर्ड, एडजेक्टिव के बाद में प्रेपोजिशन आती है और प्रेपोजिशन नाउन से पहले आती है, लेकिन इस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ये जो प्रेपोजिशन आएगी ये मैटर करती है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन यूज किया करते हैं। जल्दी से बता दो भाई। रिप्लाई करो। ठीक है, क्लियर है। तो आप जो है अपना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, तब मैं आपको समझ के बताऊंगा, ठीक है, कि आप क्या कहना चाह रहे हो। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लेना, ये बता दूंगा मैं। बाकी और सभी को क्लियर है। तो ये था आज की क्लास प्रेपोजिशन से रिलेटेड, फर्स्ट क्लास है। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो जो वर्ब का मैंने केस बताया, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसीलिए जब भी प्रेपोजिशन आएगी तो वो प्रेपोजिशन कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ना आके इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आया करती है, ठीक है। ये केस में जो है आपके सामने रहा करता है। फर्स्ट वाले में एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले, हाँ बिल्कुल ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। ये एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और लाइंग ऑन समथिंग होता है, लाइंग ऑन समथिंग होता है, क्योंकि ऑन सरफेस ऑफ समथिंग होता है। लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज की सरफेस की बात जब की जाती है तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। लेकिन अफ्रेड ऑफ डॉग्स मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अफ्रेड और डॉग्स दोनों का रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन ऑफ यूज किया करते हैं, लेकिन यहां पे रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग है, ये सरफेस हैविंग नाउन हो गया है, तो सरफेस को बताने वाले नाउन से पहले प्रेपोजिशन हम लोगों ने ऑन का यूज कर दिया है। स्ट्रक्चर में तो भाई मेरे, मैं स्ट्रक्चर में तो आप लोगों को बता रहा था एक तरीके से। स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो ये प्रेपोजिशन जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ये प्रेपोजिशन आ गई। प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले यूज किया करते हैं, और ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज वर्ब को क्वालिफाई कर देगी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब है तो ये इसको कंप्लीट कर देगी, सब्जेक्ट को। ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी। प्रेपोजिशन प्लस नाउन या तो इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई कर देगी, या तो ये लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर देगी। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आई होप के बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने नोट्स जो है अच्छे से बनाते रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चलिए।